नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो कला और कलाकार पर आधारित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में हमारे 2 सेगमेंट रहते हैं और आज का हमारा जो पहला सेगमेंट है वो सरगम पर आधारित है। दर्शकों, कलाकार जो है वो अपनी कला बखूबी जानता है और अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध करता है। गर्व है हमें विरासत में मिली अपनी संस्कृति पर, जिसे संजोए हमने रखा है। और ऐसे ही कलाकार आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि अपनी कला का जादू बिखेरेगी, आज के हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाएगी। यशिका जी, जो कि एक प्रोफेशनल कथक डांसर है, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यशिका यही है कि एज अ करियर आपने कथक को चुना है, तो क्या इसके पीछे की कहानी है और ऐसा क्यों? मेरा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो स्कूलिंग है वो डीएवी लक्कड़ बाज़ार से हुई है। उसके बाद मेरी जो कॉलेज है वो सेंट बीच से हुआ है। तो मेरी शुरुआत का समय यही हिमाचल से ही शुरू हुआ है, जहाँ पर मैंने स्कूल में अपनी टीचर मैम भावना ठाकुर से सीखा। मैं सारे डांसेस करती थी, फंक्शंस जितने भी फंक्शंस थे सभी में पार्टिसिपेट किया। स्कूल टाइम से ही पार्टिसिपेट किया और एक डांसर बॉडी बन जाती है। उसके बाद मैम ने मुझे गाइड किया क्लासिकल डांस फॉर्म की तरफ। रुझान मेरा उन्हीं की वजह से बढ़ा है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो सर विशाल ठाकुर ने मुझे सिखाया। और सेकेंड ईयर जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने सर की एकेडमी ज्वाइन की थी। तो वहाँ से ही मेरी शुरुआत तो स्कूल से हो गई थी, लेकिन जो प्रोफेशनली सीखने का जो है वो कॉलेज से ही शुरू हुआ, सेकेंड ईयर से। और उसके बाद दिल्ली कथक केंद्र में मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया। जी, तो मतलब आप स्कूल से ही डांस में रही और आपने वहीं से कथक सीखा और उसके बाद आप लगातार कथक में, अभी आप क्या कर रही हैं? क्या आप कहीं पे सिखाती हैं, क्या कुछ है? जी, मेरा अपना स्टूडियो है संजौली में YGDC के नाम से। और मैं वहाँ पर बच्चों को कथक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के बारे में सिखाती हूँ और चाहती हूँ कि वो लोग भी इसको इसी तरह बढ़ावा दे जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने और हमारे गुरुओं ने इसे संजो के रखा है। बिल्कुल। जब हम कथक की बात करते हैं या किसी से सुनते हैं तो बहुत बार हमें मुद्रा के बारे में सुनने में आता है कि मुद्राएं जो है वो कथक में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो आपसे मैं पूछूं कि मुद्राएं है क्या और उसे कैसे यूज़ किया जाता है कथक में? मुद्राएं हाथों से जो हम बताते हैं वो एक भाव प्रस्तुत करने के लिए की जाती है। जैसे मान लीजिए एक जो बिगिनर मुद्रा है इसे अराल कहते हैं, जिसमें तर्जनी अंगूठे पर टिकती है और बाकी उंगलियां सीधी। तो जो हम शुरुआती जो नृत्य करते हैं तो वो अराल से ही करते हैं। तो जो हमारी मुद्राएं हैं, जैसे पताका, आशीर्वाद देना है किसी को तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। त्रिपताका, जब दीप कि जो हमें एक्शन के द्वारा जो भी नृत्य प्रदर्शन या भाव प्रदर्शन करना होता है, अगर हम किसी स्त्री को दिखाना चाहते हैं तो वो घूंघट पकड़ने का तरीका वो भी उसी से ही दिखाया जाता है। जो एक्सप्रेशन है कहीं ना कहीं उससे ही पूरा जो कथा है वो हमें समझ आती है। दर्शकों, आपको बता दूं कि जो कथक है वो उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। उत्तर भारतीय नृत्य इसे कहा जाता है, वहीं से ये जन्मा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो यशिका जी जो कथक डांसर है वो साथ में आपको कथक करके भी बताएगी। पहले हम थोड़ा सा कथक के बारे में जानते हैं कि क्या कुछ है कथक और कैसे सीख सकते हैं। यदि आपको भी इंटरेस्ट है कथक में तो आप सीख सकते हैं और जान सकते हैं कि मुद्रा के बारे में, जैसे इन्होंने कहा कि मुद्राएं क्या है, कैसे उसे भाव में प्रकट किया जाता है और कुछ इनसे जानते हैं। आपने मुद्रा के बारे में कहा, तो जब आपने कथक सीखा तो क्या कुछ आपने सबसे पहले सीखा कि क्या मुद्राओं पे ध्यान देना चाहिए, एक्सप्रेशंस पे, आईज पे कैसे ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ रहता है? तो कथक का मैं सबसे पहले कथक शब्द का मैं मतलब बताना चाहूँगी। कथक जो शब्द है वो कथा से आया है, जैसे कथक कथा से आया है। तो कथा यानी कहानी। तो हम कथक के माध्यम से अपनी कहानी को बयां करते हैं। तो वही कहानी बताना, तो कहानी अगर आपको बतानी है तो आप अपने शारीरिक, आंगिक और अपने भाव से सभी तरीकों से बताएंगे। तो सर्वप्रथम जो कथक का जो हिस्ट्री रहता है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो सीखा जाता है।
और उसके बाद जैसे आप खड़े रहने का तरीका क्या रहता है, वहाँ से वो दूसरी चीज़ होती है। फिर आपके पाँव हमेशा वी पोजीशन में रहना चाहिए, और फिर आपको तत्कार किस तरीके से किया जाता है, जो पाँव का चलन है उसे तत्कार कहते हैं। उसके बाद आपकी हस्त मुद्राएं रहती हैं, उसके बाद आपको भाव उसके साथ, अपने हाथों के साथ अपनी भाव को प्रकट करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। मतलब जो कहानी है उसको हम कथक के जरिए कह सकते हैं, हमें किसी बोल की ज़रूरत नहीं है, वो भाव से ही प्रकट किया जाता है, ये कहा आपने। तो जब आपने ये सीखा तो कितनी मुश्किलें आपको आई? कि वैसे आपने कहा कि मैंने डांस ऑलरेडी, आप उस समय आप म्यूज़िक पे डांस करती थी, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से बतानी है अपनी कहानी, तो कितना कठिन रहा आपके लिए ये? कठिन तो मैं कहूँगी कठिन तो नहीं था, क्योंकि एक रुझान मेरा हमेशा से ही नृत्य की तरफ था। मुझे हमेशा से ही एक्टिंग, डांसिंग, मॉडलिंग हमेशा से ही पसंद था। तो ये तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं ये कहूँगी कि मैंने कथक को नहीं, कथक ने मुझे चुना है। तो वो रुझान जो था उसी की वजह से मुझे वो मोटिवेशन मिलता था, और फिर मैं आगे करती गई। जो मेरे गुरु थे मैं उनको बहुत आज धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे दोस्तों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया। और मुश्किलें तो कुछ नहीं होती है, बस अगर आपको कुछ करना है तो फिर आप बस वो करते जाइए और रास्ता खुद ब खुद बनता है। गुरु की आपने बात की, तो गुरु तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारी ज़िंदगी में। और अगर हम बात करें हमारे पहले गुरु की, तो हमारी जो माता है वो हमारी पहली गुरु होती हैं। आपकी मदर ने कितना मोटिवेट किया आपको, और क्या उन्हें भी कथक करना पसंद है? उन्हें तो इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं अपने माता पिता को इसीलिए धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। मतलब अगर उन्हें ज्ञान भी नहीं है तो उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया कि आपको जो करना है, आप जो सीखना चाहते हैं वो आप कीजिए, और पूरा साथ उनका मेरे साथ हमेशा रहा है। तो उन्हें ज्ञान तो नहीं है, लेकिन वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी मना ही नहीं है। तो बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो मदर हैं वो अगर आपको मोटिवेट करे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे जो घर वाले हैं, यदि हमें वो मोटिवेट करे तो हम ज़िंदगी की जो सक्सेस है, जो हमें ऊंचाइयां छूनी है, उसको हम बहुत ही अच्छे से और जल्दी छू पाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं, इनका एक नृत्य दिखाते हैं, कुछ ऐसी इनकी पिक्चर्स दिखाते हैं जो आप देखिए। तब तक हम आपको ले चलते हैं एक क्लिप की ओर। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से जो यशिका है वो अपने डांस कर रही है, अपना कथक कर रही है, अपने स्टूडियो में कथक कर रही है। साथ ही साथ में आपने देखा कि अचीवमेंट्स जो है, उन्हें कितनी अचीवमेंट्स मिली हैं। अभी हाल ही में उन्होंने डांस किया था और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें अवार्ड दे रहे हैं। दर्शकों, यदि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोकेगा। सिर्फ ज़रूरत है आपके आत्मविश्वास की, ज़रूरत है आपकी खुशियों की। यदि आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि यशिका की तरह आप भी कथक करें, तो आपको वो बस सीखना है और आप जल्दी ही वो पूरा कर लेंगे। तो अब हम आपके सामने पेश करने वाले हैं यशिका जी द्वारा लाइव कथक।
तो आप भी एंजॉय करें और देखिए कि कथिका किस तरह करती है। बहुत ही खूबसूरत। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से मुद्राओं का इन्होंने यूज़ किया, किस तरह से इन्होंने मुद्राओं का यूज़ किया, किस तरह से इनके पाँव की जो खनक थी वो कितनी खूबसूरत थी। यदि आप भी कथक सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो सिर्फ जैसा कि मैंने पहले कहा, आपके आत्मविश्वास की ज़रूरत है, आपकी सोच की ज़रूरत है और साथ ही साथ आपके विचारों की ज़रूरत है।
आपने देखा कि किस तरह खूबसूरती से इन्होंने हर एक जो आपने मुद्राओं के बारे में इनसे सुना उनका यूज़ किया। और जैसा कि दर्शकों कहा भी जाता है कि प्रकृति संपूर्ण संगीत है और जीवन महज एक नृत्य, और नृत्य जो है वो एक जीवन जीने की कला भी है। बहुत बार हम सुनते हैं कि जो नृत्य है वो हमारे जो मन, शरीर और आत्मा को तनाव से मुक्त भी करता है। तो आइए और बातचीत करते हैं और कुछ जानते हैं यशिका से कथक के बारे में। कथिका आपको कह सकते हैं, कितना सुंदर आपने नृत्य किया, और आपकी जो मुद्राएं थी, वो एक्सप्रेशन थे, वो बता रहे थे, वो बयां कर रहे थे कि आपके हाथ कहाँ जा रहे हैं, आपके आईज भी उधर ही जा रही थी। बहुत ही खूबसूरत, धन्यवाद। तो आपने जब मोटिवेशन की आपने इससे पहले बात की थी कि आपके मदर भी आपको कभी नहीं रोका, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब हम बात करते हैं, आपने मुद्राओं के बारे में बताया, तो हम वेशभूषा की अब बात करते हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि कथक जो कर रहा है उनकी वेशभूषा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, और वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है जो दर्शक देख रहे हैं। अभी भी आपने घुंघरुओं की आवाज़ सुनी होगी दर्शकों, तो बात करते हैं इनसे कि घुंघरू का क्या महत्व है और क्यों पहने जाते हैं घुंघरू, बताइए यशिका। सबसे पहले मैं वेशभूषा की बात करती हूँ जी। क्योंकि ये मंदिर काल से चला आ रहा है जो कथक नृत्य है, और मंदिर काल से चला आ रहा है, तो वहाँ जो हम रामायण महाभारत जैसी कहानियाँ आज तक हमने जो किस्से हुए हैं वो हम सुनते आ रहे हैं, तो वो हम भाव और अपने शरीर के माध्यम से और अपने नृत्य के माध्यम से ही वो कहानियों को बयां करते थे। तो जब ये मंदिर काल में था, तो क्योंकि मंदिर काल में भक्ति भाव, क्योंकि ईश्वर की आराधना कर रहे हैं तो भक्ति भाव रहता है, इसलिए जो वेशभूषा है बहुत ही सिंपल, सादी, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी का यूज़ नहीं होता, क्योंकि जैसे आपने देखा अभी काफ़ी तेज़ काफी जो मोमेंट्स जो थे जी, इसलिए ज्वेलरी काफ़ी लाउड नहीं रहती, मेकअप भी लाउड नहीं रहता है। जो हमारी वेशभूषा है उसमें लहंगा चोली का प्रयोग होता है। उसके बाद जब ये राजाओं के दरबार में जब नृत्यांगनाओं को और नर्तक नर्तकियों को बुलाया जाता था, तो राजा के दरबार में ये जो नर्तक नर्तकियां हैं तो भाव बदला, क्योंकि वहाँ एक एंटरटेनमेंट के लिए सोर्स के लिए उन्हें बुलाया जाता था। तो जैसे हमारी थोड़ा ज्वेलरी ऐड हुई, जो हमारी वेशभूषा है उसमें हम देखते होंगे मांग टीका इधर से लगता है, जी, तो वो मुगल कालीन सभ्यता ही, टोपी भी आपने देखी होगी, तो वो मुगल कालीन सभ्यता ही जो हमने अपने नृत्य में अपनाई। तो इस तरीके से अब मैं बात करूँगी घुंघरू। आपने देखा होगा कि जो भी बोल हम करते हैं, जो भी नृत्य करते हैं, उसकी स्पष्टता हमारे घुंघरू के माध्यम से ही उन शब्दों को बयां किया जाता है। वो घुंघरू की जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा मधुर है कि आपका पूरा ध्यान जो है वो मोहित कर जाती है। जी। तो घुंघरू हमारे जो पाँव का जो पद संचालन है उसको अच्छे से दिखाने के लिए, उसकी जो ध्वनि है उसको बयां करने के लिए, दिखाने के लिए घुंघरू का प्रयोग होता है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतने, जैसे आपने देखा होगा 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, कथक ही एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें घुंघरू की जो नंबर्स है वो ज़्यादा रहता है। अदरवाइज घुंघरू जो बाकी शास्त्रीय नृत्य में रहते हैं वो छोटे घुंघरू रहते हैं, पट्टे वाले, और हम जो कथक नृत्य में घुंघरू पहनते हैं वो डोरी वाले रहते हैं घुंघरू, और वो 25-50 से शुरू होकर 100 और कुछ लोग 200-250 एक पाँव में घुंघरू पहनते हैं। जी। तो ये कितना मुश्किल होता है घुंघरू को संभालना, और आपने कहा 200 तक के घुंघरू पहनने होते हैं। जी। वो डिपेंड करता है आपकी साधना पर, आप कितना अभ्यास करते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि आप घुंघरू का नंबर्स बढ़ा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका घुंघरू का ज़्यादा नंबर हो तो आप एक अच्छे नर्तक नर्तकी हैं, वो तो आपकी करने और सब कुछ बता देंगे। जी। तो घुंघरू का यही महत्व है कि हमारे जो बोलों की स्पष्टता है वो हमारे पाँव के माध्यम से और हम पढ़ंत करते हैं उसके माध्यम से, और जो हम शरीर से जो हमारी हस्त मुद्राएं और हमारा अंग संचालन रहता है उसके माध्यम से दिखाने के लिए इसमें इसका प्रयोग होता है।
दर्शकों, अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि मन, आत्मा और शरीर को ये कहीं ना कहीं तनाव मुक्त करता है। तो अब हम जानते हैं यशिका से कि तनाव को कैसे रिलीज़ करता है नृत्य, डांस, बहुत सारी ऐसी फॉर्म्स। तो आप बताइए यशिका, किस तरह से नृत्य जो है वो एक भूमिका अदा करता है तनाव को मुक्त करने की, क्योंकि आज के समय में देखा जाता है तनाव से ग्रस्त बहुत ज़्यादा लोग हैं। यदि किसी ने करियर चूज़ इसे नहीं करना है, सिर्फ अपने शौक के लिए ये करना चाहता है, तो वो कितना बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए? इसमें मैं कहना चाहूँगी कि नृत्य ही नहीं, मैं तो आज एक नर्तकी के तौर पर यहाँ आई हूँ, पर किसी भी तरीके की कला अगर आप करते हैं और तनाव उसी इंसान को रहता है जो कुछ नहीं करता है। बिल्कुल, जो अपने सपनों को भी पूरा नहीं करता है। जी, तो तनाव उन्हीं को रहता है जो कुछ नहीं करते हैं या जो सोचते ज़्यादा है, काम कम करते हैं। तो नृत्य में संगीत वैसे ही हम जब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत और जो भी राग उसमें रहते हैं, तो वो सुन के वैसे ही इंसान एक ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है। अध्यात्म को कहीं ना कहीं ये हमें जोड़ता है, नृत्य कह लीजिए। और यदि हम बात करें, ये तो हमारे प्राचीन नृत्य हम इसे कह सकते हैं। जो कथक है वो बहुत पुराना नृत्य है, वेदों में इसका, शास्त्रों में इसका उल्लेख है। हम ये बात कर सकते हैं जी। अब यदि मैं आपके कहूँ एक्सपीरियंस कैसे हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस सभी के होते हैं, क्या बुरे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में रहे? अच्छे की हम डेफिनेटली बात करेंगे क्योंकि कथक जो है वो आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंस दिए होंगे। बुरे एक्सपीरियंस ऐसे क्या है जो आप बहुत कठिनाई आपको महसूस करनी पड़ी और आपको लगा कि नहीं यार, कथक में करियर बनाना नॉट पॉसिबल? बुरा एक्सपीरियंस तो मैं यही कहूँगी कि लोगों में अब उतना पेशेंस नहीं है। कथक में शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब नहीं है। जैसे आपने अभी सुना होगा धातिट धातिट धा धातिट टिकड़ धातिट, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब हमें अपने खुद से ही, और वो इंसान वही बता पाएगा जिन्होंने इतना पेशेंस रख के इन शब्दों का मतलब पहले खुद जाना होगा, वही इन शब्दों को मतलब दे पाएगा या वो व्यक्त कर पाएगा। तो मेरे ख्याल से नृत्य ने तो मुझे अच्छी ही चीज़ें दी है, पर अगर मैं लोगों की बात करूं और जिस तरीके का आजकल रील कल्चर चल रहा है, मैं उसकी बात करूं, तो लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि अपनी सभ्यता को भी संभाल कर रखें। तो यही एक चीज़ मुझे लैकिंग लगती है। अदरवाइज़ इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ क्योंकि कहीं पर भी परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले तो लोग आपकी वेशभूषा से ही, और घुंघरू पहने हैं तो सबसे पहले तो सभी लोगों का ध्यान आप पर आकर्षित होगा। और जब आप स्टेज पर जाते हैं, जिस तरीके से वो शब्द आम जनता को नहीं समझ आएंगे, सिर्फ उसी को समझ आएगा जो करता है। तो जब आप करते हैं तो वो एक कहते हैं लेवल अप हो जाता है जब वो आपको। पर जब करने की बात आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब 10-15 साल इसमें इस नृत्य को देने का किसी में उतना साहस नहीं है। और बस यही एक कमी लगती है, बाकी तो सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। दर्शकों, मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप चाह रहे हैं कि कुछ और हमारे सामने पेश किया जाए, और इतनी अच्छी नृत्य कर रही है तो डेफिनेटली कुछ और आपके सामने पेश किया जाएगा। तो जब आप थोड़ी सी बातचीत उससे पहले हम कर लेते हैं कि जब आपने कहा कि स्टेबिलिटी इससे आती है, बहुत बार हम सुनते हैं कि जब कथक जो करता है उनमें बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, पीस बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो कैसे? जैसे कि हम जब भी अपने शास्त्रों से जुड़ते हैं, जब हम क्योंकि ये नृत्य बहुत कई वर्षों पुराना है, और जैसे हम कहते हैं जब इसमें हम डूब के, जब इसमें हम रियाज़ करते हैं सुबह से शाम, और जब इसमें इतना हम अपने आप को ढाल देते हैं, तो वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली चला जाता है। क्योंकि हमें और सोचने के लिए और कुछ किसी बातों किन्हीं चीज़ों के बारे में सोचने का वो समय ही नहीं रहता जब आपके जहन में वो गाना, संगीत चल रहा होता है, घुंघरू की आवाज़ होती है, आसपास का जो माहौल है, वातावरण है, वो आपको प्रोत्साहित करता है। तो स्ट्रेस की तो बात आना तब है जब हम इसको दे देता है हमें स्टेबिलिटी। जी, तो इसके बाद, और हमारे दर्शक आपका वेट कर रहे हैं आपके नृत्य का, तो प्लीज अब दर्शकों आपको ले चले हैं नेक्स्ट नृत्य पक्ष की ओर।
बहुत ही खूबसूरत। दर्शकों, आपने फिर से देखा कि किस तरह इन्होंने अपनी मुद्राओं का यूज़ किया, किस तरह इनके जो पैरों का संचालन था उसे बनाए रखा। बहुत ही खूबसूरत यशिका। तो यदि हम बात करें, अभी हमने छोड़ी थी बात स्टेबिलिटी पे, तो जब हम बात करते हैं कथक की कहानियों की, तो वो क्या सिर्फ आइज़ से बयां की जाती है या आपको पहले उस कथा के बारे में पता होता है और अपने घुंघरुओं से आप लोगों तक वो पहुंचाती हैं? कथक की जो कहानी है वो जब हम भाव पक्ष में जाते हैं उसी समय हम अपने आँखों से और अपने चेहरे से उसको बयां करते हैं जी, बिल्कुल। पर जब हम नृत्य पक्ष कर रहे हैं तो जैसे अभी आपने देखा होगा, जिधर आपका हाथ उधर आपकी दृष्टि, उधर आपका मन और उधर ही आपका भाव जी। तो इस तरीके से जो कथक की जो शब्दों हैं, शब्दों को या फिर कॉम्पोजिशंस को इस तरीके से बयां किया जाता है। और जब हम भाव पक्ष करते हैं तो आप अपना आंखों के ज़रिए आप वो कहानी बता सकते हैं। पर जब नृत्य पक्ष है, क्योंकि वो गाना और जो लय है वो इतनी तेज़ है कि उसमें आपको समय नहीं मिल पाता कि आप वो उतनी छोटी छोटी चीज़ों को आप दिखा पाएँ। जैसे आँखों का चलना, गर्दन का चलना, आपकी कलाई, आपकी कसक मसक, वो आप देख पाते हैं सिर्फ भाव पक्ष में। पर जब आप नृत्य पक्ष कर रहे हैं तो उसमें आप पूरा सर से लेकर पाँव तक आपका अंग अंग नृत्य करना चाहिए। जी, तो हमारे दर्शक डेफिनेटली ये भी जानना चाहते हैं कि कहाँ आपने सीखा है। सबसे पहले आपने कहा तो आप सारे डांस फॉर्म करती हैं, उसके बाद आपने कथक स्पेशली कहाँ कहाँ जाकर सीखा है? स्कूल से ही मेरी शुरुआत हुई। जैसे मैंने कहा, मैं सारे डांसेस करती थी। उस समय कथक का इतना ज्ञान नहीं था। +1 +2 में स्कूल में डांस सब्जेक्ट था। मैम भावना ठाकुर ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि उनकी आंखें बातें करती थी, तो मुझे उसी तरीके से उस कला की ओर रुझान, आंखों से ही बातें करनी थी। जी। उसके बाद मैं जब कॉलेज गई तो सर विशाल ठाकुर की एकेडमी मैंने ज्वाइन करी 2nd ईयर से कॉलेज में। और फिर सर ने मुझे गाइड किया और मैं दिल्ली कथक केंद्र में गुरु पंडित राजेंद्र कुमार गंगानी जी से जयपुर घराने में अपनी कथक नृत्य शिक्षा को अभी तक कंटिन्यू करती आ रही हूँ। और उसके बाद मैं मुंबई भी गई थी, वहाँ टेरेंस लुइस एकेडमी से मैंने कंटेम्प्रेरी सीखा है। तो मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि शास्त्रीय नृत्य जो मैं करती हूँ लोगों तक पहुंचाने का एक फ्यूजन के माध्यम से, अगर मैं एक ईजियर वे में प्रयास कर रही हूँ और अगर एक ईजियर वे में उनको देकर फिर जो असल चीज़ है वो तब दिया जाए, तो मैं ये छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। जी बिल्कुल। और जो हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे वो डेफिनेटली ये भी चाह रहे होंगे कि आपने इतनी जगह सीखा है, तो हम क्या कहाँ पे ये सीख सकते हैं, बेस्ट हमारे लिए क्या होगा यदि कोई करना चाहता है, तो आप क्या सिखाती भी हैं, क्या कुछ है? जी, मेरा स्टूडियो है खुद का संजौली में YGDC के नाम से। संजौली में ही अभी 2 महीने हुए हैं उसको खुले हुए, अभी मैं वापस आई हूँ तो अभी मैंने शुरुआत की है। और अगर आप सीखना चाहते हैं वहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप सीख चुके हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप दिल्ली कथक केंद्र एक जगह है जो कि कलाकारों के लिए ही बनी है। दिल्ली वैसे ही एक गढ़ है मुझे लगता है जो शास्त्रीय संगीत का है और सबसे ज़्यादा कथक वहाँ पर ही प्रचलित है, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। और आसपास कहीं पर भी आपको कोई किसी के बारे में जानकारी, आप ज़रूर जाएं। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कलाकार को देखकर नहीं, आपको पहले जानना है, परखना है कि किस तरीके से वो आपको अगर सिखा रहे हैं तो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि ऐसे तो ऑथेंटिक जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसे तो हम और भी कई जगह पर सीख सकते हैं। जी। तो ऑथेंटिक है नहीं है, और अगर आपको लगता है, आपको महसूस होता है कि नहीं जो हम सीख रहे हैं वो सही है, तो आप ज़रूर से जाएं। और अदरवाइज़ बहुत अकेडमीज़ ऐसी हैं या बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है बट वो सिखा रहे हैं। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप पहले खुद
उसके बारे में जानें। उसके बाद अपने आप को कहीं एनरोल करना है आप करें, नज़दीकी किसी भी एकेडमी में। बाहर जाना है तो आप, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आप वो सर्च करके, पर ज़रूर अगर सीखें तो ऑथेंटिक जगह से सीखें। उसके अलावा मैं नहीं समझती कि अगर आप कहीं से भी सीखते हैं तो कला को गलत तरीके से आप समझें और फिर उससे जुड़ ना पाएँ और फिर हट जाएं। जी, क्योंकि ये तो एक ऐसी कला है, जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते, तब तक आप इसे सीख नहीं सकते, तब तक आप इसे अपना नहीं सकते। अब हम बात करेंगे कि क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, कभी कुछ सीखते हैं, तो हमें कितना चेंज हमारी ज़िंदगी में उससे आया, क्या हमने एक्सपीरियंस किया, क्या अच्छे प्रभाव हमारे ज़िंदगी में उससे पड़े। तो आप बताइए कि कितना चेंज आफ्टर कथक आप में आया, जब से आपने सीखा और आज आपने कहा कि आप अभी सिखा रही हैं, तो कितना चेंज आप में लगता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आप में आया है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो सबसे मेजर जो चेंज मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी में आया, किसी का नेचर होता है, आप कोई थोड़े रूड है, कोई बहुत ही जॉली नेचर के होते हैं, कोई काम। तो मेरा नेचर थोड़ा सा हंसी मजाक वाला है, तो हमेशा से लोगों ने मुझे उसी तरीके से देखा। पर जब मैंने शास्त्रीय संगीत अपनाया, मैंने उसको किया, और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना मैंने सीखा, उससे जो मैंने अचीव किया, तो लोगों ने मुझे एक सीरियस तरीके से देखना शुरू किया। लोगों क्या, मैं अपने परिवार की ही बात करती हूँ, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित तो किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी के रूप में देखा और जी, और अपनाया भी। और उन्हें इस बात की बहुत खुशी भी होती है कि मैं शास्त्रीयता से जुड़ी हूँ और मैं मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो चीज़ें प्रचलन चला आ रहा है वो ना करके अपनी शास्त्रीय संगीत और उसको बढ़ावा दे रही हूँ। तो मेरी पर्सनालिटी में तो यही चेंज आया है मेजरली कि मुझे लोगों ने बहुत अपने तरीके अपनापन दिया है और मुझे एक सीरियस तरीके से देखा। मुझसे जानकारी लेना, आदान प्रदान करना उन्हें अच्छा लगता है। बिल्कुल, आपने कहा कि आप सिखा भी रही हैं, तो वहाँ पे किस उम्र के लोग आपके पास सीखने आ रहे हैं और उनका क्या थॉट प्रोसेस है आपको लेकर, कितनी जल्दी वो पिक कर पा रहे हैं, कितना अच्छे आपके विचार उनसे मिल पा रहे हैं? एज ग्रुप तो 5 से स्टार्ट हो जाती है, तो उन्हें तो मैं बहुत ही बेसिक और कोरियोग्राफीज़ पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मूवमेंट्स क्लासिकल ही रहती हैं। उसके बाद स्कूल के बच्चे जो 6th 7th 8th के हैं वो बैच डिफरेंट है। फिर कुछ लोग आते हैं जो वर्किंग है और जो कॉलेज में है या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अक्सर मैंने जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें मैंने ये सुना है कि वो कहते हैं कि हम 24 घंटे 4 दीवारी में पढ़ते रहते हैं, तो हमें संगीत या नृत्य के माध्यम से उस 4 दीवारी से बाहर हट के थोड़ा सा हमें सीखना और एक दिमाग दूसरे दिशा में लगाना। कहीं ना कहीं वो, जैसा हमने कहा था पहले, कि तनाव को भी दूर करता है, थोड़ा सा आपको हैप्पीनेस देता है, तो डेफिनेटली आपको उस ओर जाना चाहिए। कहा भी जाता है कि नृत्य और संगीत जो है वो जीवन में होना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, तो जब ये सब कुछ होता है, आप नृत्य करती हैं, लाइफ में आपका मतलब करियर, एज अ करियर आपने चुन लिया है, तो और क्या करना आपको बहुत पसंद है? जब आप नृत्य नहीं कर रही होती तो आप क्या कुछ करती हैं? मुझे तो हमेशा से एक्टिंग का बहुत शौक़ था। मैं गाती भी हूँ, तबला भी मैंने सीखा है कथक केंद्र में, और हारमोनियम बजाना, योग, और मुझे क्लोथ डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ है। तो हाँ, तो मैं मल्टी टैलेंटेड हैं आप, बड़ा कुछ करती हैं। जी, तो योग की आपने बात की, तो योग कितना स्टेबल करता है आपको? कथक के लिए क्या हेल्प कर रहा है? योग ने तो मुझे, अगर कथक मैं सीख रही हूँ, इधर चल रहा है योग, इधर नहीं इसी के साथ, तो मेरा तो लेवल हमेशा इंक्रीज ही होता है। वो आपको हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि योग से मेरी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी। जो दिमाग में थॉट्स आते हैं, आप उसको कैसे योग के माध्यम से, आप प्राणायाम के माध्यम से कह लो या मेडिटेशन कह लो या थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज के माध्यम से उन थॉट्स को आप कैसे स्टेबल कर सकते हैं। क्योंकि जैसे नृत्य में एक चंचलता भी किसी एक आना जायज़ है, क्योंकि जब हम वो तेज़ी के साथ नृत्य करते हैं तो वो आपके अंदर, जब आप इतना प्रैक्टिस करते तो आपके अंदर आ जाती है। तो उस चंचलता को स्टेबल करने के लिए योग ने मुझे काफ़ी हेल्प किया है। जी, हमारे जो दर्शक हैं, यदि वो कथक सीखना चाहते हैं, नृत्य सीखना चाहते हैं, तो
उनकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आना चाहिए, क्या कुछ उन्हें सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। सावधानी तो मेरे ख्याल से कोई सावधानी ऐसा कुछ खाने नहीं। पीने का ध्यान, क्या ये नॉर्मल जैसा भी चल रहा है जो फूड ले रहे हैं, क्या वो वैसा ही होना चाहिए? पर्सनैलिटी में उनको क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे वो और जल्दी से सीख सके ये कला? डेडिकेशन रखना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। बाकी आपका नेचर जो है, आप अगर वही अपने नृत्य के, जो आपका नृत्य है उसमें आपका नेचर झलकता है जी। अगर आप स्टेबल हैं, अगर आप काम हैं, तो आपका नृत्य और आपकी जो मूवमेंट्स है वो भी वैसी ही रहेंगी। अगर आप थोड़े चंचल हैं तो आपका मूवमेंट्स वैसा ही रहेगा। तो आपकी जो भावना है वो आप वही रखिए, पर अच्छी भावना रखिए, कहने का मेरा मतलब। पर डेडिकेशन और पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ें जो है मैं ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि जब हम अभ्यास करते हैं तो वो रेगुलर हम कर रहे हैं, तभी हम अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, तभी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको फिर से एक और पेशकश की ओर लेकर चलेंगे और भाव पक्ष क्या होता है वो आपको इस नृत्य से समझ आएगा। तो इसके बाद भाव पक्ष की ओर आप लेकर चलेगी हमारे दर्शकों को। तो बताए, उसके बाद हम बात करेंगे कि होता क्या है भाव पक्ष जी। काल जो घर से मैं निकसी, गिरिराज के गेल गली अटकी, दधकी मटकी झटकी पटकी, कट चीर छिनाक मैं सटकी। छाड़ो 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 जी बिहारी हारी देखे सगरी। छाड़ो छाड़ो जी बिहारी हारी देखे सगरी। छाड़ो छाड़ो जी बिहारी हारी देखे देखे सगरी। नाही मैं बोली, नाही मैं चाली, नाही मैं बोली, नाही मैं चाली। नाहक नाहक हमसे झगड़ो, देखो हमसे ही झगड़ो। छाड़ो 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 जी बिहारी हारी देखे
जल जमुना बरन गई पनिया में जल जमुना जमुना बरन गई पनिया लपक झपक उड़ी गगरी देखो तो उड़ी गगरी छाड़ो 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 जी बिहारी हारी देखे सगरी छाड़ो छाड़ो जी बिहारी हारी देखे सगरी छाड़ो छाड़ो कथक कहे सो कथा कहलाए। कथक जो कहता है वो कहानी कहलाता है, कथा कहलाता है। ये कहानी क्या थी आपको समझ आ रही होगी, पर हम चाहेंगे कि यशिका से कि क्या ये कहानी जो हमने समझी है क्या ये वही थी। यशिका आप बताएं कि क्या कहानी थी इसके पीछे। वैसे हम समझ चुके हैं कि किस तरह से आपके जो भाव थे, एक्सप्रेशंस थे, वो बयां कर रहे थे कि किस तरह आपसे आप पानी को रख रही है, तो क्या कुछ ये कहानी थी। ये बिहारी जैसे कृष्ण और कृष्ण की रासलीला, गोपियों के साथ किस तरीके से वो छेड़छाड़ करते थे। गोपियाँ पानी भरने जा रही है, वो पत्थर मार के उनकी गगरी फोड़ते थे जी। वो नहा रही हैं, वो उनके कपड़े उठाकर पेड़ पर चढ़ जाते थे। वो अपना कोई भी काम कर रही हैं, माखन चोरी। तो इस भाव पक्ष में मैंने कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं दिखाने का वैसे दर्शक और हम इसको समझ चुके हैं काफ़ी कुछ कि पानी वो कैसे कर रही है, कैसे वो पत्थर उसे मार रही है। तो बहुत ही खूबसूरत, और जो आपकी एक्सप्रेशंस हैं वो आपकी पूरी कहानी को बयां करता है, और इसीलिए कहा भी जाता है कि कथक कहे सो कहानी कहलाए। तो आपके जो महसूस, जब आप कथक करती हैं, नृत्य करती हैं, तो क्या महसूस करती हैं आप उस समय। सबसे पहले तो वो भाव समझना उस गायन के माध्यम से कि वो बयां क्या करना चाहते हैं। उसके बाद वो उस गाने में आप क्या बयां करना चाहते हैं वो भी समझना, और उसके बाद बस उस गाने में पूरा डूब जाना। तो आपको ऐसे लगता है कि आप अपने आप को उस जगह पर महसूस करेंगे। जैसे अभी कृष्ण लीला सिखाई तो नर्तक एक, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत सारे, तो आप वो समझ पाना। आप जब कृष्ण हैं तो आप चंचल हैं, जब आप राधा हैं तो आप शर्मा रही हैं, जब आप गोपियाँ हैं तो आप चाह रही हैं कृष्ण छेड़े, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा एक नोक झोंक जैसी जो हो, तो हर दिखनी चाहिए कि आप अकेले डांस कर रही है, कोई आपके साथ अदर नहीं है, पर वो जो नोक झोंक है वो आपको अकेले ही बयां कर रही है। एक कलाकार, इसीलिए कहा जाता है कि कलाकार की जो कला है वो मंत्रमुग्ध कर देती है एक व्यक्ति को, और ये इसका अभ्यास, जैसा कि आपने बताया था कि अभ्यास जो है वो निरंतर हो तभी हम ये सीख सकते हैं। जी, तो यही कि कथक एकल नृत्य है। एकल मतलब अकेले एक ही नर्तक उस अलग अलग कैरेक्टर्स को प्रस्तुत करता है। तो उसी तरीके से आपको हर एक कैरेक्टर का भाव पता होना चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि क्लासिकल डांस जब आप करते हैं, आप सिर्फ नृत्य ही नहीं, आप जीने की कला भी सीख जाते हैं। किस तरीके से आपको किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है वो भी आप सीख जाते हैं। वो कोई सिखाता नहीं है, लेकिन आप
जितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतना आप उसमें परिपूर्ण होते जाते हैं। आपको गायन गाना आपको आ जाता है, आपको वादन सिखाया जाता है, आपको योग सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि जीने की कलाएं जो है सारी शास्त्रीय संगीत में हैं, तो आप क्यों ना उसको सीखें और जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें उन पर ध्यान ज़्यादा ना देकर इस पर रुझान अपना बढ़ाएं। फुल ऑफ पैकेज है ये, जीवन जीने की एक कला है। इन्होंने कहा म्यूज़िक हम इससे सीख सकते हैं, ध्यान हम इससे सीख सकते हैं, योग हम इससे सीख सकते हैं। जो जीवन जीने की जितनी कलाएं हैं वो हमें संगीत, नृत्य सिखाता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, बहुत अच्छा नृत्य करके दिखाया और डेफिनेटली जो हमारे दर्शक हैं वो आपका नृत्य तो पसंद किया ही है, साथ ही में जो आपके द्वारा दी गई जानकारी है वो उनको लाभान्वित करेंगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, ये था हमारा पहला सेगमेंट और आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो डांसर है, हमारी जो कथक जो कर रही है, वो कथा के ज़रिए उन्होंने हमें कैसे कथक को सिखाया। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और यदि आप भी कथक सीखना चाहते हैं तो आप भी इसे कर सकते हैं और जो जो उन्होंने कहा है वो आप ध्यान दे सकते हैं कि क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो इसी के साथ दीजिए नमस्कार।